हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी आज हमारा डे 14 है, जिसमें हम सीडीपी के नोट्स रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने डे 15 की एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हिमांशी मैम के सीडीपी के नोट्स रिवाइज करते हैं। तो आज उसी सीरीज़ का डे 14 है और इसमें हम कम से कम 7 से 8 टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके सीटेट में सीडीपी में कम से कम 10 मार्क्स का आपको फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, एंड तक देखना। और एंड में मैं आपको वीडियो के यानी एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली घर बैठ के आराम से पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, तो मैंने ना यहाँ पे जो एक ये विषय सूची दी गई है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सीडीपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाले जो टॉपिक हैं, मैं यानी इससे जो पहली वाली वीडियो उसमें कवर करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी से लेकर आपका अनुकूलन की प्रतिक्रिया तक, यानी इतने सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो बाकी के टॉपिक बच जाते हैं, इतने जो टॉपिक ये बच जाते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखना, क्योंकि आज इतने टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और आई होप आपको हर टॉपिक क्लियर होगा। और किसी भी टॉपिक से आपको रिलेटेड जो डाउट रह जाते हैं फिर भी, तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और मैं उनके लिए अनदर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। जो बहुबुद्धियाँ होती हैं, यानी जो आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है, तो ये सबसे पहले जो ये सिद्धांत था, ये आपका हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। और इसको उन्होंने 8 टाइप्स का बोला था कि जो बुद्धि होती है वो हमारी 8 प्रकार की होती है। और ये एनसीईआरटी ने भी वेरीफाई किया था, क्योंकि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे, कहीं 12 तरीके की, कहीं 13 तरीके की। तो इसीलिए जो आपको बेस्ट रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 8 टाइप्स है। अब बात करते हैं, जितनी भी इंटेलिजेंसी होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं ईच अदर से। और बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई एक क्षमता नहीं, यानी आप बुद्धि को एक एबिलिटी नहीं बोलोगे, क्योंकि बुद्धि आपकी कई प्रकार की होती हैं। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है, जो लर्निंग है वो भी कई तरीके से हो सकती है। अगर किसी बच्चे को उस तरीके से समझ में ना आए तो टीचर उसे दूसरे तरीके से भी समझा सकता है, क्योंकि लर्निंग के कई प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की बुद्धि है, जो भाषाई बुद्धि है। इसमें क्या होता है, स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। इसमें वो स्किल्स यानी वो कौशल होते हैं जिसमें आप लैंग्वेज को प्रोडक्शन कर सकते हो कि आप भाषा को कैसे प्रोड्यूस करोगे, सामने वाले के आगे अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करोगे। जिन लोगों में यह बुद्धि पाई जाती है उनके पास वर्ड स्मार्टनेस होती है, यानी उनको शब्दों का खेल होता है, पता होता है कि हमें किस टाइम पर कौन सा शब्द प्रयोग करना है। जैसे कि रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग और डिस्कशन, इन सभी चीज़ों में जो ये बुद्धि है वो काफ़ी हेल्प करती है। और जैसा कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद थे, उन जैसे व्यक्तियों में, यानी उनमें लगा लो या फिर उनके जैसे व्यक्तियों में लगा लो, उन लोगों में जो भाषाई बुद्धि है वो अधिक पाई जाती है। और आपके पोइट्स और राइटर्स, जो आपके कवि और लेखक होते हैं, उनमें भी ये भाषाई बुद्धि बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की बुद्धि, जो है तर्कपूर्ण बुद्धि, जिसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल कहेंगे। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन लोगों में यह कौशल होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे सोचते हैं। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिएटिकली। यानी जिन व्यक्तियों में ये इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है वो बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं और क्रिएटिकल होते हैं, यानी रचनात्मक होते हैं। जो आपके साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक और जो नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं, उन सभी में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन और ए पी जे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन व्यक्तियों में ये बुद्धि बहुत अधिक थी। अब बात करते हैं स्थानिक बुद्धि की। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। जो ये स्थानिक बुद्धि होती है जिन व्यक्तियों में, तो उनके पास एक कौशल होता है जिसमें वो माइंड में ही इमेज बना लेते हैं, माइंड में ही पैटर्न्स का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आपके नाविक वगैरह, मूर्तिकार, वास्तुक, आंतरिक सज्जाकार और मानचित्रकार। अब कोई भी मूर्तिकार है, वो मूर्ति कब बनाता है, जब उस चीज़ को वो अपने
माइंड में बिठा लेता है, तभी तो वो मूर्ति बनाता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी चंद्रमुखी। चंद्रमुखी ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी। अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। जो चंद्रमुखी बुद्धि थी, तो उस मूवी में क्या होता है, वो एक चंद्रमुखी की मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं कि मूर्तिकार से, और वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना देता है उस चंद्रमुखी की। तो राजा बोलते हैं कि तुमने इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाई, इतना अच्छा हुनर। तो वो मूर्तिकार कहता है कि मैंने चंद्रमुखी की जो सुंदरता है उसको मन में बसा लिया था, तब मैंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है। यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए माइंड में अपनी इमेज छाप लेते हैं उस चीज़ की। तो ये बुद्धि उन व्यक्तियों में होती है जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं। अब बात करते हैं सांगीतिक बुद्धि की। जो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी होती है, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, संगीतिक बुद्धि, ये सिंगर्स में होती है। उनको पता होता है कि हमें कैसे सॉन्ग क्रिएट करना है, कौन से रिदम्स, कौन से पैटर्न्स यूज़ करने हैं। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए आर रहमान, सोनू निगम और लता मंगेशकर में यह बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो सिंगर है ना। अब बात करते हैं बॉडीली काइनेस्टिक बुद्धि की। तो ये उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो अपनी बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल कर देते हैं, एकदम लचीलापन दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं जो व्यक्ति, खिलाड़ियाँ होते हैं, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, उनमें बहुत अच्छी ये बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं और एकदम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपनी बुद्धि को। और जो बुद्धि को नहीं, बॉडी को। और जो डांसर वगैरह होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे स्टेप्स करते हैं, तो डांसर में, एथलीट्स, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, इन सभी में यह बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। और जो आपके सर्जन और पायलट्स हैं, उनमें भी ये बुद्धि पाई जाती है, परंतु जो सर्जन और पायलट है वो ज़्यादातर स्थानिक बुद्धि में हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए उन्हें। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल की। एक तो होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि इंटरपर्सनल होता है जब हम दूसरे को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि दूसरे के व्यवहार में भावनाओं को समझना। जब हम दूसरे के व्यवहार और दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, तो उस प्रकार की बुद्धि को हम इंटर पर्सनल कहते हैं। जो कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, आपके पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, इन सभी में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, जब वो खुद को ही, अपने भावों को ही जानना चाहता है, अपने आप को ही ढूंढता है, तो उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। जो इस टाइप की बुद्धि है वो जैसे कि संदीप माहेश्वरी हो गए, आपके सदगुरु हो गए, फिलोसफर्स हो गए, बुद्धा हो गए, इन सभी में ये बुद्धि पाई जाती है, जब वो खुद को ही ढूंढता है, अपने विचारों को ही समझने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं लास्ट और 8 टाइप की बुद्धि की, जो कि प्राकृतिक बुद्धि है, जिसमें लोगों को नेचर से प्यार होता है, नेचुरल वर्ड से वो प्यार करते हैं। जैसे कि आपके फार्मर्स, हंटर्स और और आपके जूलॉजिस्ट, बायोटेनिक्स, इन सभी में ये बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। तो अब बात करते हैं जीन प्याजे की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सीडीपी में, और इनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। तो जो जीन प्याजे थे, उन्होंने अपना संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। संज्ञानात्मक का विकास इन्होंने दिया गया, जो कि थिंकिंग और माइंड से जुड़ी बातों से संबंधित होता है। बौद्धिक विकास भी कहते हैं। प्याजेंट वॉज ए स्विस फिजियोलॉजिस्ट, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कौन थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे आपके प्याजे। और इन्होंने बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोला है, कि बच्चे सक्रिय निर्माता होते हैं। और जो नन्हे नन्हे साइंटिस्ट हैं, वो भी प्याजे ने ही बोला है कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने ही आविष्कार में लगे हुए होते हैं। और जो स्कीमा होता है, जो हमारे ब्रेन में अलग अलग कॉलम बने हुए होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उनको स्कीमा कहते हैं। तो ये प्याजे ने बोला है कि हमारे पास, हमारे माइंड में स्कीमा होता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अब बात करते हैं, प्याजे रचनावादी थे। जो प्याजे हैं वो आपके रचनावादी थे, और उन्होंने कहा है कि जो बौद्धिक विकास है, उन्होंने उनको 4 स्टेजेस में बांटा है। और प्याजे ने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट को एक निरंतर प्रक्रिया न बोल के उन्होंने डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोला है, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस ही बोलेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ आते हैं वाइगोस्की, उन्होंने डेवलपमेंट को कंटिन्यूस बोला है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में बात नहीं की। अब बात करते हैं 4 एलिमेंट्स, जो उन्होंने 4 फैक्टर दिए थे डेवलपमेंट के लिए, तो वो थे आपके मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। यानी मैच्योरिटी, परिपक्वता, अनुभव और समाज अंतक्रिया भी होनी चाहिए, और संतुलन भी होना
चाहिए। अब बात करते हैं हम इसी संतुलन के यानी इक्विलिब्रिएशन की। तो जो इक्विलिब्रिएशन यानी संतुलन है उसको 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन होता है अनुकूलन और ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, कि आपके माइंड में जो स्कीमा बन रहा है उसमें अलग अलग चीज़ों का संगठन है। और आपका अनुकूलन में 2 चीज़ें और शामिल है, एसिमुलेशन और एकमेंडेशन, यानी आत्मसात और समायोजन। आत्मसात होता है जब आप अपने स्कीमा में किसी नए ज्ञान को जोड़ते हो, और समायोजन होता है कि आपके पास ज्ञान है, आप उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो, उसी में थोड़ा सा ज्ञान को समायोजन यानी ऐड कर रहे हो। यहाँ पे ऐड आएगा, बट यहाँ पे उस ज्ञान जो आपने ऐड कर लिया है उस ज्ञान में कुछ नया ऐड कर रहे हो, नया उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसको समायोजन बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर होगा। जैसे कि अब पक्षी है, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो बच्चे ने कहा मम्मा ये क्या उड़ रहा है, मम्मी ने बोला बेटा ये पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, बच्चे ने वो पक्षी वाला जो चीज़ थी वो अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, बच्चे ने वो चीज़ अपने माइंड में ऐड कर ली। अब क्या होगा कि अब अगले ही दिन उसने आसमान में एक एरोप्लेन उड़ते देखा, तो उसने कहा मम्मा देखो फिर से पक्षी आ गया। तो अब फिर उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा वो पक्षी नहीं, वो एरोप्लेन है। अब बच्चे को थोड़ा ज्ञान तो पहले से था कि आसमान में कुछ ना कुछ उड़ता है, अब वो पक्षी है एरोप्लेन है वो उसे नहीं इतना क्लियर नहीं था, बट मम्मा ने उसे बताया कि बेटा आसमान में पक्षी भी उड़ता है, आसमान में एरोप्लेन भी उड़ता है। तो अब क्या हुआ, बच्चे को पहला जो ज्ञान था उसमें बच्चे ने मॉडिफाई किया, तो ये आपका समायोजन हो गया। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया की, कि पहले आपने आत्मसात किया, कुछ नया ज्ञान जोड़ा, फिर उसमें आपको संतुलन ही बैलेंस मिल गया। हाँ भाई, आसमान में उड़ रहा, पक्षी उड़ रहा, ठीक है। अब एक नई स्थिति आ गई कि आसमान में तो फिर एरोप्लेन उड़ने लगा, तो फिर उसका तो फिर गड़बड़ी हो गई कि पहले तो पक्षी था अब ये थोड़ा सा बड़ा है, तो उसका जो माइंड था वो असंतुलन हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। फिर उसने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने उसको जो उसका ज्ञान था उसमें मॉडिफाई यानी समायोजन किया। तो ये आपकी प्रक्रिया होती है अनुकूलन की। अब बात करते हैं जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी, 4 स्टेजेस दिए डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। एक तो थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना है। आप SPCF इससे आप याद कर सकते हो। एस से आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और एफ से आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की होती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की, जो कि जन्म से 2 वर्ष की है। इसमें जो क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, जो इंद्रियां होती हैं वो बच्चे की पहली टीचर होती हैं, पहली शिक्षक होती हैं। संवेदीय पेशावस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है। वस्तु स्थायित्व बच्चे में आ जाता है कि अगर हम उसके आगे कोई चीज़, यानी हम उसे फ़ोन दे दें, 2 साल का बच्चा है, हमने उसे फ़ोन दे दिया, कुछ टाइम बाद हमने उस पे से फ़ोन ले लिया, तो वो थोड़ी देर के लिए उस फ़ोन को ज़रूर ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों की नींद शिक्षित होती है। इस अवस्था में बच्चा हाथ व आंखों से सोचता है, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों से ही दुनिया की वो समझ विकसित करता है। तो जो पहली स्टेज दी थी वो सेंसरी मोटर स्टेज थी, पियाजे ने दी, और जन्म से 2 वर्ष की उन्होंने बोला जो टाइम था सेंसरी मोटर स्टेज का, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। अब बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि जन्म से 7 वर्ष की है, जिसमें तर्क शक्ति की कमी होती है, बच्चा लॉजिकल नहीं सोच पाता, रिवर्सिबिलिटी की भी कमी होती है, बच्चों को नहीं पता कि पानी से बर्फ़ बन गया तो बर्फ़ से पानी बन सकती है। निर्जीव सजीव नासमझ, उसे सजीव और निर्जीव में भी अभी अंतर करना नहीं आया है, क्योंकि जब छोटा बच्चा गिर जाता है तो फिर उसके पेरेंट्स होते हैं फर्श को ही मारने लगते हैं, ले बेटा इसने तो जी रहा है मैं इसे मारती हूँ। तो फिर बच्चा खुश होता है कि हाँ मम्मा इसे और पीटो, क्योंकि बच्चे को अभी निर्जीव और सजीव में समझ नहीं है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। तो इकोसेंट्रिज्म कितनी वर्ष में बताया है, 2 से 7 वर्ष, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे ने बच्चे को इकोसेंट्रिज्म बताया है। सिंबॉलिक थॉट से सीखेगा, यानी ABCD ऐसे थोड़ा ज्ञान उसे होगा लैंग्वेज का। लेक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण की कमी होगी, बच्चे को ये नहीं पता होगा
कि जैसे कि यहाँ पे ये 2 बीकर हैं, ए और बी दोनों 200 ml के, पर बच्चे को लगेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, क्यों? क्योंकि ये लंबा है। अभी बच्चे को अच्छे से पता नहीं है संरक्षण के बारे में, उसे अभी नॉलेज नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, जो कि 7 से 11 वर्ष है, जिसमें मूर्त सकारात्मक अवस्था है। बच्चा मूर्त चीज़ों के प्रति लॉजिकल का ज्ञान पहले मूर्त क्या होते हैं, पहले आप मूर्त और अमूर्त के बारे में समझिए। मूर्त ऑब्जेक्ट वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, पेन को हम टच कर रहे हैं तो मूर्त है। और अमूर्त वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि नंबर है 1 2 3, ऐसे नहीं कि ऐसे हमने टच कर दिया, वो वाला नहीं है। ठीक है। अब वस्तुओं का वर्गीकरण, बच्चे में वस्तुओं का वर्गीकरण का जो